हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज आपको पता है 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा उस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्टूडेंट्स, मेरा एक और मानना है, मैं चाहता हूं, ऐसा मेरा सोच है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी मतलब इंडिपेंडेंस है वो है हमारी फाइनेंस। अगर स्टूडेंट्स, अगर आज के समय में अगर आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आप समझिए कि आज आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा है कि राजा महाराजा का है, परंतु आज लोकतांत्रिक देश में फाइनेंशियल स्टेटस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे अपने सराउंडिंग में कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास एक अच्छा खासा है, वो कुछ भी कर सकता है, कैन डू इट एनीथिंग, एक दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके। बट स्टूडेंट्स, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिसके पास बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ का, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत ही कम वैल्यू है। सबसे पहले हमारे को यही करना चाहिए स्टूडेंट्स, आज के दिन को ध्यान में रख करके कि जिन लोगों ने हमको स्वतंत्रता दिलाई, जिन लोगों ने हमारे को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है, सबसे पहले उनको नमन करना चाहिए। आफ्टर दैट ये सोचना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाएं। ये आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व बनता है कि हमारे पेरेंट्स के जो भी छोटे मोटे सपने हैं उन्हें हम लोग कैसे पूरा करें। जब भी स्टूडेंट्स आप किसी भी मार्केट में जाएं या जब भी आपको कुछ ख़रीदना पड़े तो आपको ये सोचना ना पड़े कि यार ये तो बहुत महंगा है। अगर ऐसा है तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है। जब भी आप जाएं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स के सपने हैं, छोटे मोटे जो भी सपने हैं, अगर उनको हम लोग पूरा करते हैं तो स्टूडेंट्स ये भी अपने आप में बहुत बड़ी फ्रीडम है। और मैं चाहूँगा कि आप इसे अगर आप नॉर्मल एक साधारण परिवार से आते हैं तो आप इसे अपने पढ़ाई से ही क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब, पढ़ने का मतलब है कि शिक्षित होना। आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी में भी एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। फिर देखिए, आपको आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने अपने पेरेंट्स को एक फ्रीडम दिलाई है, जो फ्रीडम आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन महंगाई बहुत बढ़ रही है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान में रख करके आप पढ़ाई करिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर से अपने आप को सोचने के लिए विवश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको जल्दी सक्सेस हासिल करनी है किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अपना बिजनेस में, तो स्टूडेंट्स आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये ही एक क्या है, पहलू है। तो स्टूडेंट्स, उसको ध्यान में रख करके हम अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है कि फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो लोग बहुत पुअर हैं कोई उनको नहीं सुनता है, और वही उनके पास एक अच्छा खासा पैसा है, हर आदमी उनकी सुनता है। जब डिसीजन ही इस बेसिस पे लिया जा रहा है तो हम लोग क्यों ना उसमें स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जिससे हम अपनी बात को अपने समाज में, अपने गांव में, अपने अपने जहाँ पे भी आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे हम अपनी बात को रख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाइए, एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, और जैसे भी आप मनाना चाहते हैं उस तरीके से आप मनाइए। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है सॉम एसबीटी एग्ज़ाम 2020। ठीक है, और ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है हमारे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कि हमने ना कभी ये नहीं समझना है कि सर आपने क्वेश्चंस कम कराए हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा टारगेट रहता है कि 10 क्वेश्चंस का सॉल्व कराना, कभी कभी टारगेट हमारा ये भी है कि हम अच्छे पॉइंट्स आपको बताएं। ठीक है ना, मेन क्या है कि स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स एक बार ऐसा पढ़े कि अगर वो जब कभी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, जूनियर इंजीनियर का, या फिर आप बीटेक करेंगे आगे चल करके, या फिर जिन लोगों ने बीटेक कर रखा है उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर देना है, तो आपको चीज़ों को ना बार बार ना पढ़ना पड़े। समझ रहे ना, एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लें
तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और पढ़ने का भी ना यही एक तरीका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मतलब आपको इसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्यों स्टडी कर रहे हैं, वाई, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या है। अगर ये सारे पैरामीटर्स आपको पता हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी क्या कर जाने वाले हैं, सही से चीज़ों को समझ जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखते चलिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2020 का कि द रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेस, इसका आंसर क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का इसका सिंपल सा आंसर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आंसर है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जब भी हमारे पास क्या है, कोई भी एक बार है, जैसे अब आपको स्टूडेंट्स, जैसे आपने ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जैसे हमारे पास सपोज ये एक बार है, मतलब ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बीम एंड बार, ठीक है। जैसे हमारे पास हम लोग बोलते हैं ना कि ए बी सी डी इज ए बीम, ठीक है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ए बी ए बार या ए बी सी डी इज ए बार। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस सिंपल सा ये है कि बीम वो मेंबर होता है जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है, ठीक है। ट्रांसवर्स लोड को कैरी कर रहा है मतलब जो उसका एक्सिस है, उस एक्सिस के ट्रांसवर्स जो लोड लग रहे हैं उसे हम लोग बीम बोलते हैं। और बार क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्सियल लोड को कैरी करता है, ठीक है। सपोज अगर यही हमारे पास इसका जो, अगर आप एक्सिस देखेंगे तो देखिए ध्यान से, इसके सेंटर से क्या करेगा, एक एक्सिस पास करेगा, ठीक है। अगर इस एक्सिस से इस तरीके से हमारे पास एक फोर्स ये है और दूसरा हमारे पास इस तरीके का है, दूसरा हमारे पास ये है। अगर इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं स्ट्रेस पुल कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए बी इज ए बीम या ए बी इज ए बार, ए बी इज ए बार, ठीक है, ए बी इज ए बार, ठीक है। अगर यही हमारे पास होता लाइक दिस, ठीक है, ये अगर इस तरीके का है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे क्या दे रखे, जैसे सपोर्ट्स दे रखे हैं। अगर ये इस पे हमारे को जैसे ये दे रखा है, तो अब आप खुद से सोचिए इस बार एक्सिस कहाँ पर है, इस बार एक्सिस फिर से ये है। ये जो लोड्स लगे हुए हैं, these loads are acting in transverse direction to the axis of the beam, yes or no। अगर आप इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री पर है, yes or no। इंक्लाइन भी हो सकता है, तो उसके हम लोग कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि जब लोड्स क्या करते हैं, ट्रांसवर्सली या लेटरली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं टू द एक्सिस ऑफ द जो भी हमारे को क्या दे रखा है, एलिमेंट या मेंबर दे रखा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड बीम, ओके। देन हम लोग इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बीम कहेंगे। तो आपको एक सिंपल सा, बहुत ये सिंपल से जे के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, जब आप प्राइवेट जॉब में या फिर कहीं पे भी आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार एंड बीम, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सीखने को मिलेंगी। सॉम में जो है ना, यहाँ से आपको क्या होता है कि इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन सॉम, ठीक है ना। वैसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टील से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भी आपसे जोटेक से, फ्लूइड से, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे सॉम से बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं, ठीक है। तो सॉम को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिर्फ ये हमारे को मार्क्स के लिए नहीं, इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। अब आप खुद से सोचिए, अगर आप इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, आपने पुल कर दिया, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जब आप इसको पुल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इलॉन्गिनेशन होगा, यस और नो। तो इलॉन्गिनेशन होगा मतलब इसका जो लेंथ है वो क्या कर जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, यस और नो। इस तरीके से क्या कर गया, वो इंक्रीज कर गया। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे डेल्टा एल, ठीक है, और इधर भी हमारे पास क्या है, जैसे डेल्टा एल। तो टोटल इलॉन्गेशन कितना हो गया, 2 डेल्टा एल आ जाएगा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा एल बाई टू, डेल्टा एल बाई टू। एक्सपेंशन जो इसमें है वो डेल्टा एल बाई टू है। अगर स्ट्रेन आप इसमें देखते हैं कि स्ट्रेन, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेन, कुछ पॉइंट है जिनको हमने याद रखना है। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, चेंज, क्या हमारे पास स्टूडेंट,
चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल। अब आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी और यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेन, तो आप कहेंगे सर इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ इट इज ए डिपेंडेंट पैरामीटर या इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो ध्यान से लिखना स्ट्रेंथ, इट इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर, जबकि आपका स्ट्रेस कैसा है, डिपेंडेंट पैरामीटर होता है। ठीक है ना, स्ट्रेन जो हो गया हमारे पास, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, इट इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, बट स्ट्रेस इज ए डिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है ना, स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रेन नहीं होगा ना बॉडी में तो उसमें स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। जब आप लोड लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर उसमें डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए जो भी मटेरियल है उसके अंदर क्या होंगे, जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स बाय एरिया, यस और नो। जबकि प्रेशर क्या होता है, लोड बाय एरिया। तो दोनों में आपने याद रखना है, जो स्ट्रेस है वो इंटरनली है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्ट्रेस इज ए डिपेंडेंट पैरामीटर बट स्ट्रेन इज ए इंडिपेंडेंट पैरामीटर। स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन नहीं आ रहा है, ध्यान से समझना इसको। और वैसे भी आप खुद से सोचिए, आप जब भी कोई भी डायग्राम बनाते हैं, क्या जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो आप स्ट्रेन को कहाँ पे रखते हैं, स्ट्रेन को आप एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और स्ट्रेस को कहाँ पे रखते हैं आप, स्ट्रेस वाई एक्सिस पे रखते हैं। जैसे अगर आपको क्या बनाना है, इसका एक, जैसे ये कर्व है, अगर आपको इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, ये अगर आपने स्लोप फाइंड किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप है, दिस स्लोप इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस और नो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन, अब देखिए यहाँ पे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, जैसे हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यस और नो। अगर यही हमारे पास क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेन का अगर आप स्लोप देखते तो क्या होता, डिफरेंट होता। अगर यहाँ पे होता नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो फिर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता वो डिफरेंट होता। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उन सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट्स समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को देखते चलिए ध्यान से। ठीक है, तो जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर वे में चीज़ें क्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ छूट जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ठीक, ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। द रेशियो बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज टर्म्ड एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उससे अब कुछ हमारे पास क्या स्ट्रेंथ, इलास्टिक कांस्टेंट है। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इलास्टिक कांस्टेंट में किसकी बात कर रहे हैं, ई जी के। व्हाट इज द ई, ई को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर क्या कहेंगे स्ट्रेंथ हम लोग, इलास्टिक मॉडुलस, या फिर हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेंथ, यंग मॉडुलस। इन तीनों का एक ही मतलब है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्लिक इलास्टिक मॉडुलस ऑब्लिक यंग मॉडुलस। ये सब किससे डिनोटेड किए जाते हैं स्ट्रेंथ, दीज आर डिनोटेड बाय ई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ई। अब हम लोग वन बाय वन यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रेंथ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ई क्या है, जी क्या है और के क्या है। अगर स्ट्रेंथ यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, एक स्लोप डायग्राम बनाना है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेस और ये हो गया हमारे पास स्ट्रेन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिए, स्ट्रेन एंड दिस वन इज द स्ट्रेस। ओके,
और ये हमारे पास क्या है, कर्व है, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ जो स्लोप है आप किसी पॉइंट पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ई एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ई एस। ई एस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है। जो हमारे पास ई क्या होता है, ई इज कांस्टेंट। जैसे हमारे पास क्या है, मटेरियल चेंज होने पे ई का वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ई इज, ठीक है, ई इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। जो भी आपको मटेरियल गिवन कर रखा है उसका ई का वैल्यू क्या होगा, स्ट्रेंथ सेम होगा। ये पॉइंट है, इनको याद रखते चलना हमारे को। इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल। सेकंड, ई इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, इज कांस्टेंट फॉर स्टील, ठीक है। अगर आप स्टील के केस में देखेंगे तो ई क्या होता है, स्ट्रेंथ कांस्टेंट होता है। एंड इट्स वैल्यू इज ई एस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील, ओके, ग्रेड ऑफ स्टील। जब आप आरसीसी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप 3 ग्रेड जनरली पढ़ते हैं, FE 250, FE 415 एंड FE 500। तो इन सब के रिस्पेक्ट में जो ई एस का वैल्यू होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील, इट इज़ कांस्टेंट। और वो वैल्यू क्या है हमारे पास, ई एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ इसको, स्ट्रेंथ 2 मल्टीप्लाई 10⁵ मेगा पास्कल, ओके। और कहीं कहीं पे यही वैल्यू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कहीं कहीं पे ई एस का वैल्यू मिलेगा आपको, जैसे कि 200 क्या हो जाएगा हमारे पास, गीगा पास्कल, ठीक है, गीगा पास्कल। मेगा पास्कल से क्या हो गया, गीगा पास्कल। या फिर कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा स्टूडेंट्स, ई एस इक्वल टू 210 गीगा पास्कल। इस तरीके से हमारे पास है, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम इज आल्सो ए डक्टाइल मटेरियल, यस और नो, एल्यूमिनियम इज आल्सो ए डक्टाइल मटेरियल, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे हम लोग इसको, 1/3 ऑफ द ई एस। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 गीगा पास्कल, ओके। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा काम का है वो तो था हमारे पास व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, इसका अगर आपको रिजल्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, खुद से सोचिए। अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यस और नो, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ई एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यस और नो। अगर आपको क्या पता करना है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन का वैल्यू पता करना है, तो आप क्या कहेंगे, सिग्मा अपॉन ई एस। अगर आपको स्ट्रेस का वैल्यू पता करना है तो आप क्या कहेंगे, ई एस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा स्ट्रेस, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू मतलब स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं इसको सारा स्टील के एस्पेक्ट में देख रहा हूँ इसलिए मैं ई एस लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या लिखिए, ई लिखिए। ई फॉर कॉन्क्रीट हो सकता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो काफ़ी बार जब स्टूडेंट्स आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको किसके बारे में, वुड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वुड, ठीक है, टिम्बर, कि व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टिम्बर, क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारा कुछ, टिम्बर का पता होना चाहिए आपको, कंक्रीट का पता होना चाहिए आपको, स्टील का पता होना चाहिए, एटलीस्ट 3 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि सबसे ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होगा,
डायमंड हैविंग मैक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि सबसे ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका होता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या है, डायमंड। डायमंड का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये सबसे ज़्यादा होता है। डायमंड हैविंग मैक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज इक्वलेंट 6 टाइम्स ऑफ द स्टील। यस और नो, 6 टाइम्स ऑफ द स्टील। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ई डायमंड। ठीक है, ई डायमंड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 × 200 1200 मेगा पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता होना चाहिए अगर ई का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर ई का वैल्यू ज़्यादा होगा, देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। ये सॉरी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर किसी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू ज़्यादा है तो वो हैवी लोड को भी क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। रीज़न, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा, बट स्ट्रेस क्या होगा, उसके स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई लड़ाई करता है, ठीक है, तो मैं कितनी देर तक उसको रेजिस्ट कर सकता हूँ, मैं कितनी देर तक उससे लड़ सकता हूँ, वो मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो उसी को मैं क्या कहूँगा, ये मेरा स्ट्रेस मतलब क्या है, लेने की क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आजकल, जैसे कभी कभी आपने अपने फ्रेंड को देखा होगा, यार बहुत टेंशन है, बहुत, कभी कभी लोग बोलते हैं यार बड़ा स्ट्रेस ले रहा है तो वो स्ट्रेस क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्सों को। ठीक है ना, वो कितना देर तक रेजिस्ट कर सकता है अपनी प्रॉब्लमों को, वो उसका क्या है, वो स्ट्रेस को केयर करने की क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो एक्सटर्नल है, जैसे किसी ने बोल दिया भाई तुम्हारी फ्रेंड भाग गई, ठीक है ना, तो बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है, यार मैंने तेरी फ्रेंड को उसके साथ देखा, बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या है, वो कितनी देर तक उस एनवायरमेंटल को क्या करता है, कैरी करता है, उसी को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ई इज कांस्टेंट फॉर वर्किंग टेम्परेचर। ठीक है, जो वर्किंग टेम्परेचर मतलब जिस पे हम लोग लाइव है, अगर टेम्परेचर का वैल्यू आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। एट वेरी लो टेम्परेचर ए इज वेरी मैक्स, इवन जो स्टील भी है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, बट अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जब ई का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टील भी किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए ब्रिटल मटेरियल की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। ठीक है, इज वेरी मैक्स, इवन स्टील बिहेव जस्ट लाइक एज ए ब्रिटल मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट पता चले होंगे, सीखने को कुछ मिला होगा डेफिनेटली। ठीक है, कोशिश रहती है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ रिजिडिटी मॉडुलस या फिर शियर मॉडुलस। इसे जब आप देखेंगे ना स्ट्रेंथ रिजिडिटी मॉडुलस या शियर मॉडुलस, इसे हम लोग GNC 3 चीज से डिनोटेड कर रहे होते हैं, कहीं पे G, कहीं पे N, कहीं पे C। तो स्ट्रेंथ व्हाट इज द शियर मॉडुलस, मतलब G इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ओके स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द जी, स्ट्रेन्स जितने भी हमारे पास क्या है, ई, के और जी, सबका यूनिट क्या होता है, मेगा पास्कल में होता है। रीजन, स्ट्रेन इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अब ये किसके कारण होगा स्ट्रेन्स, इट इज ड्यू टू शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स। ठीक है, ये किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट्स, ये शियर फोर्स के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके सरफेस पे अगर क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास प्लेन क्या है, A, B, C एंड D, तो इसके प्लेन पे अगर इस तरीके से हम लोग क्या लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। तो इसके कारण इसका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा। यस और नो, तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, इसके कारण जो वहाँ पे क्या आएगा, डायग्राम बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, उसे हम लोग बोल देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस। ओके,
यहाँ पे क्या है हमारे पास शियर स्ट्रेस और यहाँ पे क्या आएगा शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाने लाइक दिस, इसका जो स्लोप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, G इक्वल टू टाउ बाय क्या हो जाएगा, फाई। ओके, टाउ बाय फाई, फाई इज द शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो हमने इस पॉइंट को क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। कहीं पे फाई भी होता है और कहीं पे इसको गामा से भी डिनोटेड कर रहे होते हैं, टाउ बाय गामा लाइक दिस। तो इसलिए आपने समझ लेना है, दोनों नोटेशंस को याद रखना है, G इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। ठीक, इसका वैल्यू आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि G का जो ये फॉर्मूला है टाउ बाय फाई इज वैलिड अप टू, ठीक है, तो मतलब क्या है हमारे पास, ये कहाँ तक वैलिड होता है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड अप टू, ठीक है, जैसे हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं दिस इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। ये जो तीनों हैं हमारे पास, जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ये फॉर्मूला, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है ई एस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, कहाँ तक वैलिड है, वैलिड अप टू, ठीक है ना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, तो यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ जा रहा होगा, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है ना, हुक्स लॉ इज प्रोपोर्शनल अप टू हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप, जैसे आपने देखा होगा ना, डायग्राम कुछ इस तरीके से बन करके इस तरीके से फेल हो जाता है, यस और नो, दिस वन इज द स्ट्रेस, ओके, एंड दिस वन इज द स्ट्रेन। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंस, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डायग्राम है ये आप माइल्ड स्टील का ही क्यों बनाते हैं, ये किसका स्ट्रेंस हमारे पास Fe250 कहिए, या फिर आप इसको माइल्ड स्टील कहिए, ओके, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं बोलिए, और दूसरा क्या नाम दे सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल स्टील, क्या दे सकते हैं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल स्टील कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है इस बात को कि इसमें दो लिमिट होती है। एक लिमिट है हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है, एक हमारे पास कौन सा, ये वाला पॉइंट है, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है। देखिए ये लिमिट जो है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट। ध्यान से देखिए, एट मतलब अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है ना, अप टू proportional limit stress is directly proportional to strain। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेस जो होता है, जितना वैल्यू इधर जा रहा है उतना वैल्यू इधर आएगा। जैसे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो वैल्यू है वो सेम प्रोपोर्शन में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। बट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट है ना, जो ये वाला जोन है, ये बहुत एक दूसरे के नियरेस्ट होते हैं। अप टू इलास्टिक लिमिट जो होता है, इस जोन में, जो ये वाला जोन है, प्रोपोर्शनल लिमिट टू इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। ठीक है, पर आपने एक पॉइंट याद रखना है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक अगर इसमें डिफॉर्मेशन होता है, अगर लोड को वापस हटा लिया जाए तो वापस वो अपनी क्या कर सकता है, ओरिजिनल शेप में आ सकता है। बट ओवे जो हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट stress is not directly proportional to strain, but deformation is linear या linearly deformation up to elastic limit when load is removed, body gain its original shape। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करेगा, गेन कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस K इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्या है, K इक्वल टू बल्क मॉडुलस
बल्क मॉडुलस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कभी कभी मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा K इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। आपने ध्यान देना है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑल अराउंड द वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, वो क्या करता है, कोई भी क्यूब है या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके चारों साइड पे क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लाइक, जैसे सबमर्ज्ड बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है इन ऑल 3 डायरेक्शंस एक्स वाई जेड में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स, ऑल कांस्टेंट वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, जो भी ये फॉर्मूलाज लिख रहे हैं हम लोग, जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये वैल्यू है, इट इज़ वैलिड, ठीक है ना, इट इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट देखना चाह रहे हैं, वही सेम अगर डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे भी सेम डायग्राम बनेगा आपके पास। जैसे हमारे पास ये क्या है, जैसे सपोज ये क्या हो गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं, डेल ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस, और ये क्या जाएगा हमारे पास, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे सेम जैसे हम लोग ई ले रहे थे उसी तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, डेल आ जाएगा। उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ वैलिड अप टू PL, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास अप टू मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ऑल मतलब E, G एंड K, इन तीनों का जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, मेगा पास्कल होगा। तो इसलिए आपने ध्यान देना है, कभी कभी हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, या फिर शियर मॉडुलस, या फिर बल्क मॉडुलस। तो आप बता सकते हैं दीज आर वैलिड अप टू कहाँ तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, कि द रेशियो बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज द क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको ये क्लियर हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी क्लियर हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द G, या फिर आप क्या कह सकते हैं, C कह सकते हैं, या फिर N कह सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज द E। अब एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ओके, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी इज नॉन एज द प्लास्टिक मॉडुलस। ओके, प्लास्टिक मॉडुलस, it is the ratio of plastic movement to the yield movement। ठीक है, yield movement, ये हमारे पास है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको। ये सारा हम लोग किसमें पढ़ते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, और ना ही आपके लिए ज़रूरत का है, सिंपल सा इतना समझ सकते हैं, प्लास्टिक मॉडुलस अपॉन यील्ड मॉडुलस। ठीक है, जैसे अगर थोड़ा सा देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक बीम है। ठीक है, स्टील का बना हुआ है। अगर आप यहाँ से क्या देखेंगे, एक एक्सिस देखेंगे, दिस इज़ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम लोग इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये तो पूरा डेप्थ तक जाएगा ना, यहाँ तक पूरा डेप्थ तक जा रहा है, तो इस तरीके का हमारे पास आता है। ध्यान से देखिए, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे जो स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो आने वाले स्ट्रेस है, अगर ये किसके इक्वल है, Fy के इक्वल है, तो Fy क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस होता है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस वैल्यू का यूज़ करेंगे तो आने वाला मूवमेंट क्या हो जाएगा, यील्ड मूवमेंट हो जाएगा। ऐसा नो, अगर यही हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर यही हमारे पास इस तरीके का अगर डायग्राम बनता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके का अगर डायग्राम बनता है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझना इसको। ये हमारे पास क्या है, Fy, ये भी हमारे पास क्या है, Fy। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में जो मूवमेंट कैरी करेगा उसको प्लास्टिक मूवमेंट। कहने का मतलब क्या है, इसमें तो सिर्फ क्या है कि जो आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस पे ही स्ट्रेस किसके बराबर है, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल है। अगर आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस देखेंगे या यहाँ पे स्ट्रेस देखेंगे, तो वो यील्ड स्ट्रेस से क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। ठीक है, क्या आएगा, यील्ड स्ट्रेस से कम आएगा। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक में अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस देखेंगे, तो वहाँ पे आने वाला स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, Fy के इक्वलेंट होगा। किसके इक्वल होगा, Fy के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, इस
कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमको प्लास्टिक मूवमेंट मिलता है, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे को यील्ड स्ट्रेस मिलता है, मतलब यील्ड मूवमेंट मिलता है। और जो इन दोनों का रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी या फिर प्लास्टिक मॉडुलस कहते हैं। ये चैप्टर है प्लास्टिक एनालिसिस, जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टील में स्टडी करते हैं। अगर आपके सिलेबस में होगा तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर नहीं होगा तो एक अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो रेंज फ्रॉम द, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स व्हाट इज द पॉइजन रेशियो। ठीक है, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो, तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। पॉइजन रेशियो को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे किस चीज़ से नोटेशन किया जाता है। इट इज़ नोटेशन बाय म्यू। ठीक है, म्यू इज द पॉइजन रेशियो, या फिर क्या दे रखा होगा 1/m, ये इसको रिप्रेजेंट तरीका है, या फिर इस तरीके से दे रखा होगा न्यू। ठीक है, जनरली जो आप पढ़ेंगे वो यही दो पढ़ेंगे, म्यू और 1/m। ठीक है, परंतु डिफरेंट बुक्स अपना अपना अलग अलग नोटेशन यूज़ कर रहा होता है। म्यू इक्वल टू स्ट्रेंथ, ध्यान से देखना, माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर क्या कह सकते हैं स्ट्रेंस, एक्सियल स्ट्रेन। ओके, एक्सियल स्ट्रेन। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। ये किसको काम करने के लिए आता है स्ट्रेंस। अब आपसे अगर कभी पूछा जाए भाई म्यू क्यों फाइंड करते हैं, तो आप सिंपल सा क्या कहेंगे, सर म्यू तो हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं अगर हमारे को किसका वैल्यू फाइंड करना है, ई जी के का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, म्यू की हेल्प से करेंगे। जो हमारे को क्या करना है, रिलेशंस बताना है ई जे के में, जो हमारे पास क्या इलास्टिक कांस्टेंट हैं, अगर उनमें रिलेशंस बताना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, म्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर हमारे को क्या है कि जैसे अगर आपने क्या किया, जैसे सपोज ये आपके पास एक बार है, इस बार को अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, मतलब पुल करते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा स्ट्रेंथ, लेंथ तो इसका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो, लेंथ तो इसका क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बट आपने देखा होगा इसका वेट एंड डेप्थ बोथ क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो अगर हमारे को पता करना है कि वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है या फिर जेड डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे को म्यू की ज़रूरत पड़ती है। यस और नो, अगर आपने इसको क्या किया, पुल किया, तो इसका लेंथ तो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, लेंथ इंक्रीज कर गया, जबकि वेट एंड डेप्थ या फिर आप हाइट कह सकते हैं, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब उनमें कितना स्ट्रेन आ रहा है, विड्थ के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रेन है या डेप्थ के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रेन है, इन सब का वैल्यू हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, म्यू की हेल्प से फाइंड करेंगे। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन आता है। ठीक है, ये माइनस साइन हमारे पास आता है, माइनस इन ब्रैकेट लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए, अब जो म्यू का वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगा, म्यू का वैल्यू आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, म्यू का जो वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो फॉर जनरल मटेरियल। दो तरीके के मटेरियल स्ट्रेंथ, एक है जनरल मटेरियल, एक है इंजीनियरिंग मटेरियल। अगर आप इंजीनियरिंग मटेरियल का मतलब है जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल। उसका जो पॉइजन रेशियो का लिमिट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 to 0.5। बट अगर आप जनरल मटेरियल की बात करते हैं, इट्स पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to 0.5। ठीक है, अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, तो आप क्या कहेंगे, 0 to 0.5। ठीक है, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइजन रेशियो फॉर जनरल मटेरियल, तो -1 to 0.5। व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, 0.5। ठीक है ना, ओके। अब स्टूडेंट्स आपके मन में आ रहा होगा कि सर नेगेटिव क्यों है, यस और नो, नेगेटिव क्यों है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका पॉइजन रेशियो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइजन मटेरियल्स हैं जिनका पॉइजन रेशियो क्या है, नेगेटिव है। जैसे अगर आप उनको क्या करेंगे, पुल करेंगे, जैसे देखिए हमारे पास ये पेन है, अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ तो इसका लेंथ तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पर डेप्थ और विड्थ क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है। अगर ये सर्कुलर है तो इसका डाया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा। बट कुछ ऐसे मटेरियल हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जिनको खींचने पे, जिनको पुल करने पे
उनका जो दूसरी अदर डायमेंशंस हैं वो डिक्रीज नहीं करती हैं, वो भी क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा बोलिए, उस केस में पॉइजन रेशियो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए ध्यान से, अगर आप खुद सोचिए, अगर लेटरल स्ट्रेन, जैसे अगर मैं इसको खींचूं, ठीक है, अगर इसका लेटरल स्ट्रेन क्या करके कॉन्ट्रैक्ट ना करके अगर वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो लेटरल स्ट्रेन कैसा जाएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, फाइनल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। पॉइंट क्या आप अपने नोट में लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट्स में आप अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल, GENETIC, जेनेटिक मटेरियल्स जिनका लाइफ क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, इन दिस पुल अलोंग द लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ आर इंक्रीजेज। जेनेटिक मटेरियल्स को अगर आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उनका डेप्थ एंड विड्थ बोथ आर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, म्यू का वैल्यू नेगेटिव होता है। नाम क्या क्या है उनके स्ट्रेंथ, जैसे नैनो मटेरियल, सॉरी नैनो मटेरियल नहीं स्ट्रेंथ, ये नैनो ट्यूब है, नैनो ट्यूब्स यूज्ड इन बाईपास सर्जरी, ठीक है, या फिर हमारे पास हो जाएगा एस्टिक मटेरियल, ठीक है। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि किसके लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नैनो ट्यूब्स या फिर इस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो इज 0, पॉइजन रेशियो इज 0 4 किसके लिए होता है, स्ट्रेंथ कॉर्क, CORK, कॉर्क। कॉर्क का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्ट्रेंथ जनरली यूज फॉर बोतल क्लोजर्स। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास क्या होती है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब हजार्डियस केमिकल्स होते हैं, उनकी जो बोटल्स होती हैं, उनका जो कॉर्क जो उसमें फिट किया जाता है, उससे जो उसमें मटेरियल फिट किया जाता है, वो किसका बना होता है, कॉर्क का बना होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप उसको खींच रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, तो उसमें लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन इज 0। ध्यान से देखिए क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन इज 0। अगर आप खुद सोचिए, अगर लेटरल स्ट्रेन 0 हो जाएगा तो व्हाट इज द म्यू, म्यू इज द क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन 0 अपॉन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव। तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कोई भी बोतल है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का कोई भी हमारे पास क्या एक बोतल है, ये इस तरीके का कोई भी बोतल, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक फिट करके रखते हैं ना इसमें। अब इसमें क्या है, किस तरीके का मटेरियल है, जब आप इसको इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें जो ये लेटरल स्ट्रेन है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेन 0 होता है। तो वो कौन सा मटेरियल है, कॉर्क है, क्या है, कॉर्क, CORK, जनरली यूज फॉर बोटल क्लोजर्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का स्ट्रेंथ, इसका जो मैक्स वैल्यू है, म्यू इक्वल टू 0.5 फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। किस में यूज़ करेंगे स्ट्रेंथ इसको हम लोग, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, जैसे आइडियल फ्लूइड, क्या जनरली हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, वाटर, जबकि आइडियल फ्लूइड कुछ होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, कोई भी आइडियल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, तो आप कहेंगे 0.5, ठीक है। अब जैसे आइडियल मटेरियल है, तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि आइडियल मटेरियल आप किसे कहेंगे या आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, डेंसिटी इज कांस्टेंट, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इज 0, ठीक है। फॉर आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी इज 0, सरफेस टेंशन इज आल्सो 0। और कौन कौन से मटेरियल हैं जिनका स्ट्रेंथ पॉइजन रेशियो 0.5 है, तो प्योर क्ले, अगर आपको प्योर क्ले है तो उसका हमारे पास क्या होगा, म्यू का वैल्यू 0.5 होगा। मरकरी, इसका भी कितना होगा, 0.5 होगा। एक होता है स्ट्रेंथ रबर, रबर का भी जो पॉइजन रेशियो होता है वो नियरली 0.5 मीन्स 0.4999 इस तरीके से होता है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यू फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ म्यू इक्वल टू 0.25। अगर स्टील के केस में देखेंगे 0.22 क्या होता है, 0.33, इसका जो रेंज है ना वो 0.28 टू 0.33 के बीच में होता है, ओके। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो
ब्रिटल मटेरियल है, इसका म्यू का वैल्यू कितना है 0.15 फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। आपने ध्यान देना है क्या स्टूडेंट्स, इसका जो रेंज है वो 0.1, ठीक है, कहाँ से 0.1 to 0.2 के बीच में इसका क्या होता है रेंज होता है, 0.1 to 0.2 किसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू, म्यू इक्वल टू 0.15 फॉर कॉन्क्रीट, 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। एक पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बना रहे हैं, ये इसका वैल्यू 0, ये कितना हो गया 0.5, ये कितना है स्टूडेंट जैसे 0.25, ठीक है। ये जो इस रेंज में 0 से 0.25 किसके लिए होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, ब्रिटल मटेरियल। और 0.25 to 0.5 के बीच में जो वैल्यू होता है ये किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जैसे स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, कॉन्क्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल। स्टील का रेंज क्या होगा 0.8 to 0.33, ब्रिटल मटेरियल का क्या होगा 0.1 to 0.2। 0 किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, कॉर्क के लिए होता है, ओके। 0.5 किसके लिए होता है, इनकम्प्रेसिबल। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फाइनली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब मैंने आपको करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखा हमारे को, द पॉइजन द रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू 3 इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर्स ऑफ स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द 6 फेस ऑर्डर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये क्या है, कोई भी क्यूब है तो क्यूब में कितने मतलब फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्या है सेम अगर लग रहा है तो क्या जगह सिग्मा बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस। यही तो हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस के रिस्पेक्ट में। पॉइजन रेशियो क्या होता है स्ट्रेस, इट इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये दोनों स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का नहीं होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेस का नहीं होता है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या होता है, रेशियो होता है पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द क्या होगा स्ट्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ई एंड सी, या फिर हमारे को क्या दे सकता है क्वेश्चन में ई एंड जी, यस और नो, क्या दे सकता है हमारे को ई एंड जी, ठीक है, सॉरी, तो हमारे क्या दे सकता है ई एंड जी, ई एंड जी दे सकता है, ई एंड के दे सकता है, ठीक है ना, ई के म्यू दे सकता है, फिर यह क्या दे सकता है ई जी के दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये आपको क्या रखने याद रखने हैं। तो आप अपने नोटबुक में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इन रिलेशंस को, ठीक है। दीज ऑल आर द इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, ई जे के, ठीक है, ई फॉर इलास्टिक ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी इज द शियर मॉडुलस या फिर रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बल्क मॉडुलस, नेक्स्ट वन इज द पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने सारे डेरिवेशन से आते हैं, डेरिवेशन से इन सभी के, अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो डेरिवेशन भी आपको आने चाहिए कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। बस ये दो रिलेशन ये हमको क्या करने पड़ते हैं, ड्राइव करने पड़ते हैं, देन हम लोग बाकी सबको पता कर लेंगे। तो पहला रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/m की फॉर्म में दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 2g इन ब्रैकेट 1 + 1/m। तो इस पॉइंट को आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। देखिए जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स 1/m से डिनोटेट करते हैं, बट कुछ लोग क्या कर देते हैं m बोल देंगे कि मॉडुलस ऑफ जो पॉइजन रेशियो इज द m। नोटिस है ना, चेंज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेंगे, पॉइजन रेशियो इज द m, मतलब लिख करके दे देगा जैसे म्यू इक्वल टू m। अब उस केस में बोलिए क्या आंसर आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर इस केस में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इस केस में हो जाएगा ई इक्वल टू मतलब 2g1 प्लस क्या हो जाएगा m हो जाएगा। रीज़न क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, m दे रखा है। ऐसा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए, GPSC में एक क्वेश्चन आया था, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का कि म्यू इक्वल टू m, तो सभी लोगों ने आंसर क्या कर दिया,
सबके माइंड में क्या चल रहा था, म्यू इक्वल टू 1/m, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था 2g 1 + 1/m, एक ऑप्शन दे रखा था हमारे को 2g 1 + m। तो बोलिए विच वन इज करेक्ट, करेक्ट तो ये होना चाहिए, बट वैसे करेक्ट कौन सा है एक्चुअल में तो ये वाला करेक्ट है, क्योंकि माइंड में तो हमेशा ये वाला सेट है ना। तो आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, ऐसे नहीं आंसर देते रहना बस कि सर हम तो कुछ भी आंसर दे देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट समझिए, तो ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, ई जे एंड म्यू में ये रिलेशन है हमारे पास, के एंड म्यू में रिलेशन है। ये वाला रिलेशन किस में, ई जी एंड म्यू में रिलेशन है। दिस रिलेशन इज द ई जी म्यू में है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस में, ई के एंड जी में रिलेशन है, ठीक है। इसमें म्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये किस में हमारे पास, ये है हमारे पास म्यू के एंड जी में रिलेशन। तो ये 4 रिलेशंस होते हैं, इससे बाहर कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आप इनको क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रख सकते हैं। अब आपको तो 2 ही रिलेशन याद रखने हैं, इक्वल टू 2g 1 + म्यू। आप यहाँ से क्या करिए, म्यू का वैल्यू निकालिए। म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ से म्यू का वैल्यू देखेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा e/2g - 1। इस म्यू के वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो आपको कौन सा रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 9 kg/3k + g के इक्वलेंट होगा। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है और आपके इसमें भी 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ और आगे की बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या स्टूडेंट्स, अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए ई एंड जी में रिलेशन पूछा जाए तो आपने ध्यान देना है कि ई ऑलवेज ग्रेटर देन शियर मॉडुलस। क्या होगा स्टूडेंट्स, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन शियर मॉडुलस। किसी भी मटेरियल का अगर आप फाइंड करेंगे तो ई का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू शियर मॉडुलस के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो काफ़ी बार एग्जाम में आएगा, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, 2। और कौन कौन से स्टूडेंट्स, वो ई एंड म्यू, ओके, ई एंड म्यू, ओनली 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल कितने, 2 हैं, ई एंड म्यू। फॉर होमोजीनियस एंड ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो ये कितना जाएंगे स्टूडेंट्स, 9। नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड एनिसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, 21। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इलास्टिक कांस्टेंट तो आपने 4 पढ़ाए थे, ई जी के म्यू, पर आप तो बोल रहे हैं यहाँ पे 2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इन 2 की वैल्यू पता चल जाए, ई एंड म्यू की वैल्यू अगर आपको गिवन कर दिया जाए तो आप जी का भी वैल्यू बता सकते हैं एंड के का भी बता सकते हैं। तो जी एंड के आर द डिपेंडेंट, ई एंड म्यू आर द इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको ई और म्यू का वैल्यू पता है तो आप जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जी इज डिपेंड ऑन द ई एंड जी। अगर आपको ई एंड म्यू का वैल्यू पता है तो आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक के केस में हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 होते हैं, 2। ओके स्टूडेंट्स, कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। ई एंड म्यू हो गया, होमोजीनियस, ऑर्थोट्रोपिक, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए और इनको आपने याद भी रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रोपिक क्या है, ऑर्थोट्रोपिक क्या है एंड आइसोट्रोपिक क्या है। तो इनकी डेफिनेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब किसके साथ में स्टूडेंट्स, होमोजिनिटी। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे होमो प्लस जिनेटी, तो होमो मतलब हो गया सेम, तो स्टूडेंट जो GENI है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो गया, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब हम लोग कहते हैं थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन हैव सेम प्रॉपर्टी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है ना। मतलब क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, प्योर गोल्ड एंड वुड आर द होमोजीनिटी या फिर होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। प्योर गोल्ड है, गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम। बट जैसे स्टील है,
स्टील क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्टील इज ए एलॉय, इट इज ए हेट्रोजीनियस मटेरियल। स्टील इज ए हेट्रोजीनियस मटेरियल, नॉट ए होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? अलॉय, जितने भी अलॉय हैं जैसे कि ब्रास, कम्स, इन सब किस में आते हैं? हेट्रोजीनियस में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टील इट इज नॉट ए होमोजीनियस। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपिक मीन्स प्रॉपर्टीज या फिर डायरेक्शन। अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, मतलब मीन कांस्टेंट पैरामीटर जैसे स्ट्रेंथ है, डेंसिटी है, हार्डनेस है, टफनेस, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये क्या होंगे? कांस्टेंट। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में देखिए, चाहे आप इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में देखिए, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट में आप किसी भी पॉइंट को मार्क करते हैं, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है ना, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अब यहाँ पे क्या है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा हमने समझना है। एनी फाइन ग्रेन मटेरियल, ठीक है, जो फाइन ग्रेन मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड। अब इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? जैसे वुड। वुड इज नॉट ए आइसोट्रॉपिक मटेरियल, प्लीज रिमेंबर। बट जो हमारे पास क्या है? अलॉयज है, जैसे स्टील एंड ब्रास, ये क्या है? फाइन ग्रेन मटेरियल्स होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑल होमोजीनियस मटेरियल आर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। बताइए, ऑल होमोजीनियस मटेरियल आर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब जितने भी होमोजीनियस है वो सारे आइसोट्रॉपिक मटेरियल हैं। आंसर आएगा क्या आएगा? बोलिए यस और नो। तो आंसर आएगा नो। अब आप कहेंगे सर वाई? क्योंकि आपको पता है वुड इज ए होमोजीनियस मटेरियल बट नॉट ए आइसोट्रॉपिक मटेरियल। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर होमोजीनियस मटेरियल। आंसर आएगा नो। क्यों? जैसे स्टील इज ए आइसोट्रॉपिक मटेरियल बट नॉट ए होमोजीनियस मटेरियल। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? फॉर फ्यू होमोजीनियस मटेरियल आर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, प्योर गोल्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ होमोजीनियस एज वेल एज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब ये क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट ए गिवन प्रॉपर्टी या एट ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मीन्स ये हो गया x, ये हो गया y एंड ये हो गया z। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ध्यान से समझना, जनरली हम लोग सेम पढ़ते हैं पर ये गलत है। जैसे सिग्मा x नॉट इक्वल टू सिग्मा y नॉट इक्वल टू सिग्मा z। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टेज? ये हमारे पास है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना? और नेक्स्ट है एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट ए गिवन पॉइंट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे इधर क्या हो गया? सिग्मा 1, इधर क्या हो गया हमारे पास? सिग्मा 2, इधर क्या हो गया हमारे पास? सिग्मा 3, अगर आप इधर देखेंगे सिग्मा 4, इधर हमारे पास क्या है? सिग्मा 5। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, फिर या क्या होगा? एलियोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने क्या रखने स्टूडेंट्स? याद रखने हैं। ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओनली परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या नहीं होंगी? सेम नहीं होंगी। सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई नॉट इक्वल टू सिग्मा जेड। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स? याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ द रिलेशन, विच रिलेशन इज करेक्ट? रिलेशन बिटवीन ई एंड सी। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास होगा ई इक्वल टू 2c1 + 1/m। देख लीजिए कौन सा सही है, कोई है ऐसा? यस है। कौन सा वाला? पहले वाला, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करने को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बट बहुत टफ नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही।
प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर आप शेयर कीजिए आगे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप गया से ले सकते हैं 5th सेमेस्टर का, ठीक है। आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें आपको बोथ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइड की जाएंगी। चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन मटेरियल दोनों केस में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके एंड थैंक यू वेरी मच।